जब मैंने अपनी माँ को छाया के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो मैं पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर मेरी जुबान जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मेरे हाथ बेजान थे, आवाज कैद थी और मेरी आंखों के सामने वो औरत जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, जमीन पर गिरी सिसक रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींचकर आंखें बंद की और दिल ही दिल में भगवान को पुकारा, हे भगवान, मुझे बोलने की ताकत दे दो। और फिर जो हुआ वो ऐसा नजारा था जिसे देखकर मेरी माँ और बहनों के चेहरे पर पहली बार खौफ उतर आया था। जिंदगी के वे दिन किसी सपने की तरह थे। मैं ध्रुव एक आम मगर मेहनती इंसान था। मेरी शादी छाया से हुई थी, जो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। हमारे बीच प्यार का वो रिश्ता था जिसकी बुनियाद भरोसे और कुर्बानियों पर रखी गई थी। शादी के शुरुआती दिनों में जब छाया की हंसी पूरे घर में गूंजती थी तो ऐसा लगता था जैसे रोशनी हर तरफ बिखर गई हो। लेकिन मेरी माँ और बहनें शुरू से ही उससे खिंची खिंची रहती थी। वे छाया को अपने घर की बहू तो मान चुकी थी, लेकिन दिल से उसे अपनाने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था कि शादी के बाद मैं बदल जाऊंगा और उनके लिए पहले जैसा नहीं रहूंगा। मगर मैंने हमेशा अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखा, उनकी हर जरूरत पूरी की, ताकि उन्हें कभी ये शिकायत ना हो कि छाया मेरे और उनके बीच में दीवार बन रही है। शादी के शुरुआती दिनों में छाया ने पूरी कोशिश की कि वो मेरी माँ और बहनों को खुश रखे। वो उनके लिए तरह तरह का खाना बनाती, उनके कामों में हाथ बटाती, उनकी पसंद का हर काम करती। लेकिन फिर भी उनकी शिकायतें बनी रहती। कभी सब्जी में नमक ज्यादा होता तो कभी चाय कम मीठी। वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, मगर मैं छाया को हमेशा समझाता, तुम धैर्य रखो, वक्त सब कुछ बदल देगा। मेरा प्यार छाया के लिए पहले दिन जैसा ही था। मैं उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता, लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरा ज्यादा वक्त माँ और बहनों की जरूरतें पूरी करने में ही गुजरता था, ताकि उनकी जिंदगी में कोई कमी ना रहे। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपनी तनख्वाह का एक बहुत बड़ा हिस्सा घर पर खर्च कर देता था। छाया की फरमाइशें अक्सर दिल ही दिल में रह जाती थीं। वो कभी शिकायत नहीं करती थी, बस मुस्कुराकर कहती, जब सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। लेकिन शायद मैंने उसके अंदर के दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया था। वो दर्द जो उसे मेरी माँ और बहनों के तानों से मिलता था, वो चुभन जो उसे नजरअंदाज किए जाने पर होती थी। मैं उसकी आंखों में वो दर्द पढ़ नहीं पाया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपनी माँ और बहनों की खुशी था। पिताजी के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मैंने अपने कंधों पर ले ली थीं। बड़ी बहन की शादी के वक्त मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करके दहेज का पूरा इंतजाम करता था। मुझे याद है जब मैं अपनी पहली मोटरसाइकिल खरीदने का सपना देख रहा था, लेकिन बहन की शादी के लिए वो रकम भी मैंने कुर्बान कर दी थी। मैं खुश था कि मेरी बहन की जिंदगी संवर गई। मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की कोई हैसियत ही नहीं दिखती थी। छोटी बहनों के लिए भी मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, हर खुशी पूरी करने के लिए मैंने खुद को झोंक दिया था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे भी अपनी जिंदगी के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा घर, मेरी बहनें, मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मगर मैं ये समझ नहीं पाया कि मेरी ये कुर्बानियां सब बेकार थी, क्योंकि इन्हें तो मेरा सिर्फ फर्ज समझा जा रहा था, जिसे मुझे हर हाल में निभाना था। जब छाया मेरी जिंदगी में आई तो उसने मेरे अंदर के थके हुए वजूद को पहचान लिया। उसने अक्सर कहा, ध्रुव, तुम अपनी खुशियों के लिए भी कभी सोचा करो, कभी खुद के लिए भी जिया करो। मगर मैं हंसकर टाल देता, जब तक मेरी माँ और बहनें खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। शुरुआत में छाया ने भी मेरी बहनों को अपनी बहन समझा, माँ को अपनी माँ समझा। उसने कोशिश की कि सबका दिल जीत कर उनके दिलों में जगह बना सके, मगर वो नहीं जानती थी कि उनके दिलों में उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। एक दिन छोटी बहन ने छाया से कहा, भाभी, कम से कम चाय तो सही तरीके से बना लिया करो, हमेशा ही कोई न कोई कमी रहती है। छाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगली बार और अच्छी बनाऊंगी। मगर मैंने पहली बार छाया की आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी थी।
ये सब छोटी छोटी बातें थीं जिन्हें मैं नजरअंदाज करता रहा, लेकिन छाया के लिए ये वो जख्म थे जो कभी नजर नहीं आते थे, मगर अंदर ही अंदर उसकी रूह में उतर जाते थे। शायद मैं उसे वक्त नहीं दे सका था। शायद मैं ये नहीं समझ पाया था कि प्यार सिर्फ कुर्बानियों से नहीं, बल्कि किसी के जज्बात को समझने से बढ़ता है। जिंदगी एक सीधी लकीर की तरह लग रही थी। ये कैसा रास्ता था जिस पर मैं बिना रुके चला जा रहा था, बिना ये सोचे कि कहीं ये लकीर अचानक खत्म ना हो जाए। मैं अपने घर वालों के लिए दिन रात मेहनत करता। मेरी पत्नी भी अब इस जिंदगी का एक हसीन हिस्सा बन चुकी थी, मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि किस्मत एक पल में सब कुछ बदल सकती है। उसी दिन मैं हमेशा की तरह दुकान पर गया था। दुकान ही मेरी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी, जिससे मैं अपनी बहन, माँ और छाया की सारी जरूरतें पूरी करता था। काम के दौरान एक अजीब सा चक्कर आया, जैसे कि जमीन हिल रही हो। मैंने अपना सिर थामा, लेकिन मेरी नजर धुंधला गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर को जकड़ रहा हो। मेरी सांसें रुकने लगी और फिर अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। छाया मेरे पास बैठी थी। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर बेचैनी की परछाइयां साफ नजर आ रही थीं। मेरी माँ और बहनें भी वहीं पर खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर फिक्र कम और हैरानी ज्यादा थी, जैसे कि वो यकीन नहीं कर पा रही थीं कि मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ। डॉक्टर ने बताया कि ये पैरालिसिस का अटैक था और अगर अब सावधानी नहीं बरती गई तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। मुझे पूरी तरह से आराम और देखभाल की जरूरत थी। पैरालिसिस, ये शब्द मेरे वजूद पर बिजली बनकर गिरा था। मैं जो हमेशा सबका सहारा था, अब खुद किसी सहारे के लिए मोहताज हो जाऊंगा। मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरी जुबान लड़खड़ा गई। मैंने अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन वो तो अब जैसे मेरे हुक्म को मान ही नहीं रहा था। माँ और बहनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखा, फिर अपने चेहरों पर जबरदस्ती की फिक्रमंदी ले आईं। छाया ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके वजूद में एक मजबूती थी, जैसे वो कह रही हो कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो लोग मेरे सबसे करीबी थे, वही मेरे गिरने का इंतजार कर रहे थे। मैं अस्पताल से घर तो आ गया था, लेकिन पहले जैसा कुछ भी नहीं था। मेरा शरीर कमजोर हो चुका था, एक हाथ तकरीबन बेजान हो गया था, और सबसे तकलीफ दे सच्चाई ये थी कि मेरी जुबान अब मेरा साथ छोड़ चुकी थी। मैं बोलना चाहता था, सब कुछ कहना चाहता था, मगर मेरे शब्द मेरे होठों तक पहुंचने से पहले ही खो जाते थे। छाया हर वक्त मेरा ख्याल रखती, मुझे खाने में मदद करती, कपड़े बदलने में सहारा देती, रातों को जाग कर मेरी जरूरतों का ख्याल रखती। मैं उसकी आंखों में नींद की कमी और थकान देख सकता था, लेकिन वो कभी कोई शिकायत नहीं करती। लेकिन मेरी माँ और बहनों का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। शुरू में तो वे कुछ दिनों तक मुझसे हमदर्दी जताती रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनके चेहरे पर वही पुरानी सख्ती लौट आई। मैं खामोशी से सब कुछ देखता रहा, मगर मैं तो बोलने के काबिल ही नहीं था। एक दिन जब छाया मुझे खाना खिला रही थी, तो मेरी माँ ने ताना मारते हुए कहा, ये सारी जिंदगी इसके नखरे उठाती रहेगी, हमारी बहू तो नर्स बन गई है। मेरी बहन हंसी और बोली, माँ, अब ये हमारी सेवा के काबिल तो रहा नहीं, तो कम से कम इसकी पत्नी ही कुछ करे। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख कर कहूँ, ये मेरी पत्नी है, जिससे पहले मैंने हमेशा तुम सबको रखा। तुम लोगों की खातिर मैंने उसकी हर ख्वाहिश में कमी की, और आज जब मैं कमजोर हूँ तो तुम इस पर ताने कस रही हो। मगर मैं कुछ नहीं कह सका। छाया ने चुपचाप मेरी प्लेट आगे की और कहा, अगर आप लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता तो मैं ध्रुव की सेवा के लिए इस घर में भी नहीं रह सकती। मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई, जैसे कि वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। उन्होंने तुरंत कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो तुम जा सकती हो। मेरा दिल धड़कने से रह गया। मैंने छाया की तरफ देखा, उसकी आंखें भर आई थीं। मैं बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरी माँ और बहनों का रवैया अब पूरी तरह से बदल चुका था। जब मैं सेहतमंद था तो वे मुझे अपना सहारा समझती थीं।
मेरी मेहनत पर अपना हक जताती थी, लेकिन अब जब मैं लाचार हो चुका था तो मैं उन पर बोझ बन गया था। छाया दिन रात मेरा ख्याल रखती, वो मुझे अपनी कमजोर बाहों से सहारा देकर चलाने की कोशिश करती, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने मिलते। मेरी माँ कहती, क्यों इतना कर रही हो, ये पहले जैसा नहीं रहा, जितना भी कर लो कोई फायदा नहीं। मेरी बहन मौका देखकर हंसती और कहती, तूने तो ध्रुव को पूरी तरह से काबू में कर लिया है, वो तो वैसे भी बोल नहीं सकता, अब तेरी ही मर्जी चलेगी। मैं अंदर ही अंदर तड़पता और सोचता, काश काश मैं ये कह पाता कि छाया मुझे काबू में नहीं कर रही, बल्कि वो मेरा साथ दे रही है। एक वही है जो इस हाल में भी मुझे सहारा दे रही है। जब तुम सबने मुझे छोड़ दिया, मगर मेरी जुबान खामोश थी। मेरी बेबसी मेरी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। फिर वो दिन आया जिसने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। छाया दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मेरी बहनों में से एक ने गुस्से में बर्तन पटक कर कहा, इस सब्जी में इतनी मिर्च क्यों है, तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता? छाया ने नरमी से कहा, मैं अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। मगर मेरी माँ ने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। छाया लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई और मैं बस देखता रह गया। मेरे हाथ कमजोर थे, जवान भी बेकार थी, लेकिन दिल के अंदर आग भड़क उठी थी। मैं पूरी ताकत से बोलने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे होठों से कोई आवाज नहीं निकली। छाया ने कांपते हाथों से अपना गाल थामा, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो चुपचाप उठी, मेरी तरफ देखा, उसकी नजरें कह रही थीं, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम मुझे इस तरह से बेबस छोड़ दोगे? मैं बस आंखें बंद करके अपनी बेबसी पर रो दिया। छाया के चेहरे पर पड़ा हुआ थप्पड़ अपना निशान छोड़ चुका था। उसकी आंखों से खामोशी के आंसू बह रहे थे। वो कुछ भी नहीं बोली, शायद उसे मेरी खामोशी का अंदाजा था। मेरी माँ और बहनें ऐसे खड़ी थीं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाकर खाना दोबारा बनाओ, माँ ने सख्त लहजे में कहा। छाया ने एक नजर मेरी तरफ देखा। मेरी रूह जैसे अंदर से टूट गई, मगर मैं बस आंसू बहाता रह गया। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं अपनी पत्नी को जालिमों के रहमो करम पर छोड़ चुका था। शायद अपने आंसू पोंछे और चुपचाप किचन में वो खाना बनाने चली गई। वो हर लम्हा मुझसे दूर होती जा रही थी, जिस्म से नहीं मगर दिल से। मैं जानता था कि हर गुजरा दिन उसके सब्र को आजमा रहा था और मैं इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जब छाया चली गई तो माँ ने मेरी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, औरतों को अगर सर पर चढ़ा दिया जाए तो वो मर्द की गर्दन पर सवार हो जाती हैं। हमने छाया को जगा दी, लेकिन अब वो हम पर ही हुकूमत चलाने लगी है। मेरी बहन ने ठहाका लगाया, अब भाई तो कुछ कह भी नहीं सकते। छाया तो बहुत मजे में है। मेरी मुट्ठियां सख्ती से बंद हो गईं, मगर वे मुट्ठियां जो कभी उनके लिए खुशी से खुल जाती थीं, आज भी जानती थी कि वो काश मैं बोल नहीं सकता, काश मैं उन अपनों को बता सकता कि वो कितने बदल चुके हैं। रात को छाया मेरे पास बैठी रही, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। पहले वो अक्सर मेरे हाथों को पकड़कर तसल्ली देती थी, मगर आज वो भी मुझसे दूर हो चुकी थी। मैंने बेबसी से आंखें बंद कर ली, लेकिन दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहा तो क्या छाया मुझे छोड़ देगी? कुछ दिन खामोशी से गुजरे। छाया ने माँ और बहनों के रवैये के खिलाफ कुछ नहीं कहा और ना ही मैं कुछ कह सकता था। अब वो मुझसे कम बात करती थी। शायद उसे मेरी खामोशी से सब कुछ सह लेने की आदत हो गई थी। मोहल्ले की औरतें आईं, माँ से हमदर्दी जताने लगीं। बेटा बीमार हो गया, सारा बोझ बहू पर आ गया, वो कहती, और माँ अफसोस भरकर कहती, हाँ बहन, बेटा कमाने के काबिल नहीं रहा और बहू ने तो एक किनारा पकड़ लिया है। कहती है कि मैं ये सब नहीं संभाल सकती। छाया जो दिन रात मेरी देखभाल में लगी रहती थी, उसी पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि वो घर का बोझ नहीं संभालना चाहती। एक दिन माँ की एक सहेली आई और धीरे से फुसफुसाई, अरे बहन, ध्रुव को क्या हो गया? अब ये बेचारा ऐसा ही रहेगा, तुम्हें कोई दूसरा हल नहीं सोचना चाहिए? माँ ने आंखें भरी और धीरे से बोली, बस प्रार्थना करो भगवान से कि हमारी जिंदगी आसान कर दे, कोई ऐसा रास्ता निकले जो हम सबके लिए बेहतर हो। रात को छाया मेरे पास बैठी थी। उसकी आंखों में थकान थी,
लेकिन मैं जानता था कि ये थकान शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, ध्रुव, मेरा दम घुटने लगा है। मेरे दिल में धड़कन सी हुई। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की, मगर मेरा बेजान हाथ कोई हरकत नहीं कर पाया। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते। छाया की आवाज भारी हो गई, मगर तुम कुछ कहना भी नहीं चाहते। तुम्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक है। मैं क्या कहता, मैं क्या बताता कि मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका हूँ। उसने मेरी आंखों में झांक कर जैसे आखिरी उम्मीद तलाश की, मगर जब मैंने कुछ नहीं कहा तो वो धीरे से उठी और खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे के पीछे माँ और बहनों की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी, बस अब वक्त करीब है। मेरा दिल डूबने लगा। वो क्या सोच रही थी? वो छाया के साथ क्या करने वाली थी? अगले कुछ दिनों में सच्चाई खुलकर सामने आ गई। पहले वे छाया को ताने मारती थी, लेकिन अब वो खुलेआम उसके साथ बदसलूकी करने लगी थी। सुबह छाया ने नाश्ता बनाया, लेकिन जैसे ही उसने चाय का कप माँ के सामने रखा, माँ ने एक घूंट पीते ही गुस्से से कप मेज पर पटक दिया। ये चाय है या जहर? माँ गरजी। मेरी बहन ने चिढ़कर कहा, माँ, जब दिल ही नहीं लगेगा तो हाथों से काम ठीक से कैसे होगा? छाया ने नरमी से कहा, माँ जी, अगर चाय अच्छी नहीं बनी तो मैं दूसरी बना देती हूँ। अच्छा, तो अब जवान भी चलने लगी है। माँ ने गुस्से में उसे झिड़क दिया। मैं सब देख रहा था, लेकिन चुप था। उस दिन दोपहर को मेरी बहन ने छाया को कमरे में बुलाया। मैं बाहर बैठा हुआ था, मगर अंदर से आने वाली आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। हमें पता है कि तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहोगी, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी खुद ही यहाँ से चली जाओ। छाया की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। मैं ध्रुव को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब उसमें रहा ही क्या है? बस वो एक बेजान वजूद है, न कमा सकता है न बोल सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके साथ जिंदगी गुजार सकोगी? छाया की सांसें तेज हो गईं। ध्रुव मेरा पति है और वो जब तक जिंदा है मैं उसके साथ रहूंगी। मुझे लगा जैसे मेरी बहनों के सब्र का पैमाना भर गया हो। अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। छाया ने चीख मारी, फिर खामोशी छा गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मगर मैं भी बेबस था। रात को जब सब सो चुके थे तो मैंने माँ और बहनों की बातें सुनी। ये खुद से नहीं जाएगी, इसे जाने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। बस कुछ दिन और, फिर ये यहाँ नहीं रहेगी और ना ही ध्रुव हमारे रास्ते में आएगा। मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। क्या करने वाली थी वो? क्या वे छाया के साथ कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे वो हमेशा के लिए चली जाए? छाया पर होने वाले जुल्म अब बर्दाश्त से बाहर थे। मैं लाचार होकर सब देख रहा था। मेरी माँ और बहनें, जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी के हर पल में अहमियत दी थी, वही मेरी पत्नी पर जुल्म कर रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। छाया की आंखों की रोशनी धीमी पड़ने लगी थी। वो जो कभी घर में हंसती खेलती घूमती थी, अब अक्सर चुप रहने लगी थी। वो खामोशी से मेरे पास बैठकर मेरे हाथ दबाती, जैसे कि कुछ कहना चाहती हो, मगर उसके शब्द शायद मेरी तरह कमजोर हो गए थे। रात को छाया मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, मगर वो रोई नहीं थी। ध्रुव, मैं थक चुकी हूँ, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी थी। वो अब हारने लगी थी। मैंने तुम्हारी माँ और बहनों को कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा सब्र किया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वे मुझे तुमसे दूर करना चाहती हैं और शायद वो ये कर भी लेंगी। छाया की आवाज कांप रही थी, मगर उसके शब्द किसी तीर से कम नहीं थे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी ध्रुव, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो जान लो कि मैंने तुम्हें कभी कसूरवार नहीं ठहराया। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक गईं। मेरे साथ कुछ हो जाए? छाया ये क्या कह रही थी? क्या वो मुझे ये इशारा दे रही थी कि मेरी माँ और बहनें उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रही थी? उस रात मैंने सोने की कोशिश नहीं की। मैं अपनी माँ और बहनों की बातें याद करता रहा। छाया के आंसू मेरी सोच में घूमते रहे। आखिर में मैंने अपने बेजान हाथों को देखा और आसमान की तरफ मुंह उठा लिया। हे भगवान, मैं लाचार हूँ, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन तुम तो सब देख रहे हो ना। तुम तो सब जानते हो कि मैं जालिम नहीं हूँ।
मगर मैं इन जालिमों को रोक भी नहीं पा रहा। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा दो, मुझे ताकत दो। मेरी आंखें बंद हो गईं और आंसू गालों पर बहने लगे। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्रार्थना कुदरत के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और वो फैसला होने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अगले दिन सुबह मेरी माँ और बहनों के व्यवहार में अजीब सा बदलाव आया। वे जो कल तक छाया को ताने देती थीं, आज अचानक खुशहाल दिखाई दे रही थीं। माँ ने छाया को बुलाया और कहा, बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये पहला मौका था जब माँ ने उसे बेटी कहकर पुकारा था। छाया ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये वही औरत है जो कल तक उसे घर से निकालने के लिए बेचैन थी। माँ ने छाया से कहा, देखो, मैं मानती हूँ कि हमने तुम पर सख्ती की, मगर तुम्हें भी समझना चाहिए कि हम तुम्हें अपनी बहू के तौर पर अपना चुके हैं। अब जब ध्रुव बीमार है तो हमें तुम्हारी जरूरत है। मेरी बहनों ने भी हामी भरी। हाँ भाभी, हमने गलत किया, मगर अब हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सुनकर छाया का चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ा, मगर मैं जानता था कि ये सब झूठ था। ये वही औरतें थीं जो कल तक उसे तंग कर रही थीं और आज अचानक इतनी नरम क्यों पड़ गईं। शाम को माँ ने छाया को किचन में बुलाया। मैं बाहर बैठा था, मगर मेरी सांसें तेज हो गई थीं, जैसे कि मेरा दिल पहले ही खतरे की आहट महसूस कर चुका था। माँ की आवाज आई, बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। छाया हैरान थी। माँ जी, आपने? हाँ, तुम इतने दिन से कमजोर हो रही हो तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूं। मुझे अपनी माँ की नरमी पर यकीन नहीं आ रहा था। छाया ने जैसे ही खाने की प्लेट उठाई, मेरी छोटी बहनें बोली, जल्दी से खाकर देखो भाभी, माँ ने तुम्हारे लिए खास तौर पर बनाया है। मेरा दिल धड़कने लगा। कुछ गलत था, बहुत गलत। मैं कहना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान जैसे कि तालू से ही चिपक गई थी। छाया ने चम्मच भरकर खाने की कोशिश की, मगर उसी पल मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरा हाथ हिलने लगा। मैंने पूरी ताकत इकट्ठा की और कटीले हाथ से प्लेट को ठोकर मार दी। माँ और बहनें चौंक गईं। छाया ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। चंद पलों के लिए कमरे में सन्नाटा पसर गया। सब हैरत से मुझे देख रहे थे, जैसे कि यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये हरकत मैंने की थी। माँ की आंखों में एक पल के लिए खौफ उभर आया। बहनों के चेहरे पर हैरानी थी और छाया, वो तो जैसे सांस लेना ही भूल चुकी थी। छाया ने अपने हाथों से मेरा बाजू हिलाया और हल्की सी आवाज में बोली, ध्रुव, तुमने हाथ हिलाया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं कुछ बोल सकूं, मगर जुबान अभी भी काबू में नहीं आई थी। लेकिन हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा हाथ हिला था। माँ जल्दी से अपनी घबराहट छुपाते हुए गुस्से से बोली, ये तुमने क्या किया? हम छाया के लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे और तुमने सब गिरा दिया। मगर इस बार उनके शब्दों में पहले जैसा प्यार नहीं था। वो जानती थी कि मैंने ये बेख्याली में नहीं किया है। छोटी बहन ने चिढ़कर कहा, माँ, ये तो वैसे भी लाचार है, ऐसे हाथ पैर मारता रहेगा तो इसे तो हमें ही संभालना पड़ेगा ना। छाया ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर ध्रुव लाचार होते हुए भी ये कर सकते हैं तो सोचो, जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे। ये सुनकर माँ और बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात छाया मेरे पास बैठी थी। पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी नजर आई। ध्रुव, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हाथ में जान वापस आ रही है। तुम ठीक हो सकते हो। मैंने पूरी ताकत से अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की और तभी ये क्या, मेरी उंगलियां सच में हरकत कर रही थीं। छाया की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे, उम्मीद के आंसू। भगवान ने मेरी पुकार सुन ली थी। छाया, मैंने अपने दिल में चीखते हुए कहा, मुझे यकीन था कि मैं पूरी तरह से लाचार नहीं था। अब मुझे सिर्फ वक्त चाहिए था ताकि मैं बोल सकूं और अपनी माँ और बहनों के असली चेहरे बेनकाब कर सकूं। अगले दिन जब मैंने आंख खोली तो छाया मेरे पास बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कि उसे यकीन हो चुका था कि मैं ठीक हो रहा हूँ। मेरी उंगली अभी तक हिल रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक बार फिर हाथ को हरकत में लाने की कोशिश की। मेरा बाजू हिल गया।
छाया ने झट से मेरा हाथ पकड़ा और बोली, ध्रुव, तुम्हारे हाथ में जान आ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो बेबसी के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। दरवाजे पर खड़ी माँ और बहनें सब देख रही थीं। वो पहले ही मेरे हाथों की हरकत से घबरा चुकी थीं और अब जब छाया ने ये ऐलान किया तो उनके चेहरों पर खौफ फैल गया। ये ठीक हो रहा है, बड़ी बहन ने धीरे से कहा। ये नहीं हो सकता, माँ ने दांत पीसते हुए कहा। दोपहर को माँ मेरे पास आई और नरमी से बोली, बेटा, हमें तुम्हारी सेहत की बहुत फिक्र है। हम चाहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, इसीलिए सोचा कि तुम्हें किसी अच्छे बाबा के पास ले जाएं। मैं सब समझ चुका था। वही औरत जो कल तक मुझे बोझ समझ रही थी, आज अचानक मेरे लिए फिक्रमंद हो गई। ये सब क्यों? छाया ने तुरंत कहा, माँ जी, हमें किसी भी बाबा की जरूरत नहीं है। डॉक्टर तो कह चुके हैं कि ध्रुव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। माँ के चेहरे पर नाराजगी फैल गई, लेकिन वो चुप रही। मुझे पता था कि अब वो कोई नया खेल खेलने वाली थी। रात को मैंने छाया का हाथ पकड़ा। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और होठों पर जोर लगाया। छाया की आंखें अचरज से फैल गईं। तुम कोशिश कर रहे हो? मैंने फिर से अपने होठ हिलाए और एक हल्की आवाज निकली, छाया। छाया की आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी और हैरानी से कांप रही थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैंने पूरी ताकत लगाकर एक और शब्द कहा, बस। मेरे मुंह से निकला ये एक शब्द पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। छाया ने मेरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में यकीन और खुशी चमक रही थी, लेकिन दरवाजे पर खड़ी मेरी माँ और बहनों के चेहरे पर जो रंग था वो उड़ चुका था। वे जो समझ रही थी कि मैं हमेशा के लिए लाचार हो चुका हूँ, उनके कदमों तले से जमीन खिसक चुकी थी। ये कैसे मुमकिन है? माँ ने हैरानी और डर के मिले जुले एक्सप्रेशन के साथ कहा। छाया ने मजबूत आवाज में कहा, ये भगवान का करिश्मा है। ये ठीक हो रहे हैं और जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब क्या होगा, ये आप सब अच्छी तरह से जानती हैं। माँ और बहनों की आंखों में पहली बार डर था। अगले दिन मैंने पूरी ताकत लगाकर फिर से बोलने की कोशिश की। छाया ने मेरा साथ दिया। जब मैंने होंठ हिलाए तो मेरी कमजोर आवाज में एक और बात निकली, छाया, मैं सब जानता हूँ। माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। ये झूठ बोल रहा है, बड़ी बहन ने घबराकर कहा। नहीं, छाया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच बोल रहे हैं और अब सबको सच सुनना पड़ेगा। बहनों की जुबान लड़खड़ा गई। छोटी बहन ने जल्दी से कहा, माँ, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना क्या? मैंने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मगर मेरा लहजा ऐसा था कि सब सन्न रह गए। माँ ने आगे बढ़कर बड़ी ही शराफत से कहा, बेटा, हम तो तुम्हारी भलाई चाहते थे। हम तो बस छाया का इम्तिहान ले रहे थे। इम्तिहान? छाया जोर से हंसी। ये इम्तिहान था? ये सुनकर मेरी माँ और बहनों की जुबान लड़खड़ाने लगी। मैंने अपने कमजोर हाथों को मजबूत करने की कोशिश की। पहली बार अपनी गर्दन सीधी की। अब जुल्म का हिसाब होगा। मैंने साफ शब्दों में कहा। माँ और बहनें एक दूसरे को देखने लगी। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। मैं पहले जैसा लाचार नहीं रहा। मेरी आवाज जो कल तक कैद थी अब जंजीरें तोड़ रही थी। माँ और बहनों के चेहरे पीले पड़ गए। मुझे यकीन हो चुका था कि अब वे अपने अंजाम से डरने लगी हैं। छाया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। मैंने पूरी ताकत जुटाकर एक और बात कही, मैंने सब सुना है, सब देखा है। माँ ने बौखलाकर कहा, ध्रुव बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है। हम तो हमेशा तुम्हारी भलाई चाहते थे। मैंने अपना सिर हिलाया। क्या मेरी भलाई इसमें थी कि मेरी पत्नी पर जुल्म किया जाए, उसे घर से निकालने की साजिश की जाए, छाया पर हाथ उठाया जाए? मेरे शब्दों ने सबको हिलाकर रख दिया। माँ और बहनें चुप हो गईं। छाया ने मेरी बहनों की तरफ देखा और कहा, अब बोलो, क्या ध्रुव के सामने भी वही बहाने करोगी जो दूसरों के सामने करती हो? अगले दिन मैंने छाया से कहा, मोहल्ले की कुछ औरतें और उम्र दराज कुछ और करीबी रिश्तेदारों को बुलाओ। माँ और बहनें चौंक गईं, मगर वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। जब सब जमा हो गए तो मैंने बोलने की कोशिश की। जब मैं बीमार हुआ तो मैंने सोचा कि मेरी माँ और बहनें मेरा सहारा बनेगी,
लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने छाया पर जुल्म शुरू कर दिया, उसे घर से निकालने की साजिश की। और जब मैं लाचार था तो मेरे साथ भी वही किया, जैसे कि मैं उनके लिए एक बोझ हूँ। माँ चिल्लाई, ये झूठ है। लेकिन सबके सामने मैंने माँ के कहे हुए ताने और बहनों की वो बातें सुना दी जो मैंने अपनी लाचारी के दौरान सुनी थी। मोहल्ले की औरतों ने एक दूसरे को देखा। तभी बड़ी बुआ जी बोली, अगर छाया झूठ बोल रही है तो फिर ध्रुव को ये सब कैसे पता चला? ये तो बोल भी नहीं सकते थे। माँ के चेहरे पर पसीना आ गया। बहनें समझ चुकी थी कि अब वह झूठ नहीं बोल सकती। मोहल्ले में बात फैल गई। माँ और बहनें जो कल तक सबके सामने मासूम बनती फिरती थी, आज सबकी नजरों में बेनकाब हो चुकी थी। और ये तो बस शुरुआत थी। वो औरतें जो दूसरों के सामने अपनी मासूमियत दिखाकर मेरी बीमारी को अपने लिए मुश्किल वक्त बताती थीं, आज उनकी असलियत खुल चुकी थी। मोहल्ले की औरतों ने आपस में बातें शुरू कर दी। मेरी बड़ी बुआ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हमें तो पहले ही शक था कि कुछ गलत हो रहा है। छाया इतनी अच्छी लड़की है, मगर अगर वो भी शिकायत कर रही है तो जरूर उसने बहुत सहा होगा। मेरी बहनों के पतियों को जब हकीकत पता चली तो वे भी खामोश नहीं रहे। बड़ी बहन का पति गुस्से में था। तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारा भाई और भाभी तुम्हें कमतर समझते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली। तुमने अपने ही भाई पर जुल्म किया, अपनी भाभी को घर से निकालने की साजिश रची। मेरी बहन ने नजरें झुका ली। छोटी बहन के पति ने भी ताना मारते हुए कहा, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारी जुबान में हमेशा जहर क्यों भरा होता था। अब समझ आया, तुम्हें हर रिश्ते में जहर घोलने की आदत जो है। माँ ने तिल मिलाकर सबको चुप करवाने की कोशिश की। बस तुम सबको हमारे घरेलू मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। उनका लहजा सख्त था, मगर उसमें पहले जैसी रौबदार बात नहीं थी। मैंने फिर से पूरी ताकत जुटाकर कहा, ये कोई घरेलू मामला नहीं, ये जुल्म का मामला है। माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जब मैं सेहतमंद था तो मैंने तुम्हारी सेवा के लिए हर हद तक चला गया, तुम्हारे आराम के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। मगर जब मैं बीमार हुआ तो तुमने मुझे ही बोझ समझ लिया। माँ ऐसी होती है। माँ की आंखों में नमी आ गई, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने छाया का हाथ थामा और साफ शब्दों में कहा, हम इस घर में अब नहीं रह सकते। अब हम अपनी नई जिंदगी जिएंगे, उन सबसे दूर जिनके दिलों में सिर्फ खुदगर्जी है। माँ और बहनें चुप हो गईं। उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरा हाथ मजबूती से थामे हुए थी छाया। हमने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये घर जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी थी, आज मेरे लिए पराया हो चुका था। लेकिन आज मैं सुकून में था। मैं और छाया दरवाजे से बाहर निकल गए, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। मेरे कदम अभी भी लड़खड़ा रहे थे, जुबान भी ठीक से नहीं चल पा रही थी, लेकिन छाया के मजबूत हाथ ने मुझे सहारा दिया हुआ था। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वहां सिर्फ धोखा और स्वार्थ था। मैंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई, अपना खून पसीना अपने घर वालों के लिए बहाया था, लेकिन जब मैं लाचार हुआ तो वही लोग मेरे लिए दरवाजा बंद करने को तैयार थे। छाया ने धीरे से कहा, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कमजोर आवाज में कहा, जहाँ इज्जत और सुकून हो, जहाँ हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकें। आंखें बंद करके हमने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली थी, लेकिन आगे भी कई मुश्किलें हमारा इंतजार कर रही थी। हमें गए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, लेकिन मोहल्ले में हलचल मच चुकी थी। माँ और बहनें जो कल तक सबके सामने खुद को बेचारी बनाकर दिखा रही थी, आज लोग उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। बड़ी बुआ जी ने मोहल्ले की औरतों के सामने साफ कह दिया था, क्या ऐसी माँ और बहनें पहली बार देखी हैं जो अपने ही बेटे और भाई की दुश्मन बन जाएं? किसी और ने हाँ में हाँ मिलाई और फिर बोली, और वो छाया हो, वो तो सब्र की मूरत निकली। कोई और उसकी जगह होता तो कब का सबको छोड़कर चला जाता। मेरी माँ के चेहरे पर सन्नाटा पसर गया। वो औरतों से नजरें चुरा रही थी, जिनके सामने वो हमेशा अपनी झूठी बेचारगी का नाटक किया करती थी। बहनों को अपने पतियों के ताने सुनने पड़ रहे थे। बड़ी बहन का पति सख्त नाराज था। अगर तुम्हें अपने भाई की इज्जत करनी ही नहीं आती तो तुम मेरे घर की इज्जत कैसे कर सकती हो?
छोटी बहन के पति ने ताना देते हुए कहा, अब तुम्हारे पास न भाई का सहारा है न उसके पैसों का। अब यही वो पल था जब माँ और बहनों को एहसास होने लगा कि उन्होंने जो बोया था अब वही काट रही थी। उधर मैं और छाया एक छोटे से किराए के घर में आ चुके थे। ये घर ज्यादा बड़ा नहीं था और ना ही यहाँ पर कोई खास सुविधाएं थीं, लेकिन यहाँ हमें सब कुछ अपना लगता था। छाया ने मेरे हाथ को दबाया और पहली बार हम दोनों ने सुकून से सांस ली। हमने वो जहरीला माहौल पीछे छोड़ दिया था, मगर जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। मैं पूरी तरह से सेहतमंद नहीं था और अब छाया के कंधों पर मेरे साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी आ गई थी। किराए के छोटे से घर में सिर्फ एक बल्ब की रोशनी थी। पुराना पंखा चल रहा था और कमरे के कोने में चटाई पर छाया ने खाने के बर्तन रखे थे। ये किसी शाही जिंदगी का नक्शा नहीं था, मगर ये यहाँ प्यार और सुकून था। छाया ने मुझसे कहा, ध्रुव, हमें कोई काम ढूंढना होगा, ज्यादा नहीं, बस इतना कि घर का खर्चा चल सके। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मैं भी कुछ करने की कोशिश करूंगा। छाया मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा सही होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी उम्मीद है, बस तुम हार मत मानना। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगले दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। छाया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से दरवाजा खोला। सामने मेरी माँ खड़ी थी। वो पहले जैसी घमंडी नहीं लग रही थी, बल्कि उनके चेहरे पर अब शर्मिंदगी दिख रही थी। बेटा, तुमने हमें छोड़ दिया। उनकी आवाज में वही पुरानी चालाकी थी, मगर अब छाया भी चुपचाप ये तमाशा नहीं देख सकती थी। छाया ने कहा, माँ तो वो होती है जो बेटे को खुद से दूर नहीं करती, जो बहू पर जुल्म नहीं करती, जो अपनी औलाद के खिलाफ साजिश नहीं करती। छाया के ये शब्द तीर की तरह थे। माँ ने नाटकीय अंदाज में आह भरी, बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी बहू को दिल से अपनाना चाहती हूँ। मैंने कमजोर मगर मजबूत आवाज में कहा, माँ, प्यार कोई चीज नहीं जो मोल भाव करके खरीदी या बेची जा सके। जब आपने हमें तोड़ने की कोशिश की, तब आपको हमारा ख्याल नहीं आया। माँ लाजवाब हो गई। मैंने कहा, अब आप वापस चली जाएं और वही जिंदगी जिए जिसे आपने हमसे भी ज्यादा पहले महत्व दिया था। छाया ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून था। हमने पीछे देखना छोड़ दिया था। अब आगे बढ़ने का वक्त था। जिंदगी ने नए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं था। मुझे बोलने में दिक्कत थी, चलने में भी, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं लाचार जिंदगी नहीं जीऊंगा। छाया ने दिन रात मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे इलाज के साथ साथ वो मुझे लिखने की प्रैक्टिस करवाती थी। ध्रुव, जब जुबान कमजोर हो जाए तो कलम को ताकत दो, उसने कहा। उसके कहने पर मैंने पुरानी डायरी निकाली और रोज थोड़ा थोड़ा लिखने लगा। मेरा हाथ कांपता था, शब्द टूटे फूटे निकलते थे, लेकिन धीरे धीरे मैं बेहतर लिखने लगा। एक दिन छाया मेरे पास बैठी और बोली, तुम्हें याद है ध्रुव, तुम हमेशा कहते थे कि तुम्हें कहानी लिखने का शौक है। मैंने सिर हिलाया तो वो बोली, अब वही वक्त है ध्रुव, तुम्हारे शब्द ही आज तुम्हारी ताकत है। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने कहानी लिखना शुरू किया। शुरुआत में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं भी कामयाब हो सकूंगा, लेकिन छाया के कहने पर मैंने एक कहानी लिखकर अखबार में छपने के लिए भेजी और कुछ दिनों के बाद दरवाजे पर डाक आई। छाया ने जब वो लिफाफा खोला तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। ध्रुव, तुम्हारी कहानी अखबार में छप गई है। मैंने हैरत से उसके हाथ में अखबार देखा जिसमें मेरा नाम लिखा था। और ये देखो, उसने एक और लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें एक मामूली सी रकम थी, मगर मेरे लिए ये दुनिया की सबसे कीमती कमाई थी। ये मेरी मेहनत का वो पहला फल था। दूसरी तरफ मेरी माँ और बहनों की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो चाहती थी। मोहल्ले वालों ने पहले जैसा प्यार देना छोड़ दिया था। बहनों के पति ने खूब ताने दिए। बड़ी बहन एक दिन उदास होकर शिकायत करने लगी, भाई तो चला गया, अब हम किसके सहारे जिए। बुआ ने ताना मारते हुए हंसी के साथ कहा, जिसका सहारा तुमने छीना वही तुम्हारा सहारा था। ये बात मेरी बहनों के दिल पर गहरा घाव कर गई। मैंने छाया की तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में जिंदा हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर पूरा होने वाला था।
मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा था। जहाँ पहले मैं अपने कदमों पर खड़ा भी नहीं हो पाता था, अब बिना किसी सहारे के चल सकता था। मेरी जुबान जिसमें जंग लग चुकी थी, अब धीरे धीरे उससे शब्द निकल रहे थे। ये सब छाया के प्यार, सब्र और भगवान के आशीर्वाद का नतीजा था। एक दिन मैं और छाया चाय पी रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। छाया ने दरवाजा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। माँ की आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी, बल्कि अजीब सा खालीपन था। कुछ देर तक छाया को वो देखती रही, फिर धीरे से बोली, ध्रुव कहाँ है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और इशारा किया। मैं उठकर दरवाजे तक गया। माँ ने जब मुझे बिना किसी सहारे के चलते देखा तो उनकी आंखें फैल गईं। तुम ठीक हो गए? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, मैं मजबूत हो गया हूँ और ये सब छाया की वजह से मुमकिन हुआ है। उस औरत की वजह से जिसे आपने मेरे लिए बहुत कम आंका था। माँ की नजरें झुक गईं। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहती हूँ। मैंने अपनी गलतियां देख ली हैं। मैंने गहरी सांस ली और सधे हुए शब्दों में कहा, माँ, माफी वही मांगता है जो सच में बदलना चाहता है। लेकिन आप आज भी जरूरत की बुनियाद पर यहाँ पर आई हैं। अगर मैं आज भी बीमार होता तो क्या आप कभी ये दरवाजा खटखटाती? माँ चुप हो गई। माँ, मैंने आपको अपना सब कुछ दिया, लेकिन आपने मुझे सिर्फ उसी वक्त चाहा जब मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के काबिल था। छाया ने आपसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा आपकी सेवा की और इसी वजह से अब आप मेरा फैसला सुन लीजिए। हम आपके घर कभी नहीं लौटेंगे। ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो जानती थी कि अब देर हो चुकी है। वो चुपचाप पलट गई और जाते जाते एक आखिरी बार मेरी बहनों के हालातों को बताने लगी। वो घर अब हमें नहीं चाहता बेटा, जिस घर को हमने तुम्हारे बिना चाहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब हम दोबारा जीना सीखेंगे और हमने इस मौके को थाम लिया। छाया की मेहनत और मेरी हिम्मत ने हमें उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां हमें किसी और की जरूरत नहीं थी। मैं एक काबिल लेखक बन चुका था और मेरी कहानियां और शायरियां छपने लगी थी। एक दिन छाया ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, ध्रुव, तुम्हें पता है, आज सुबह मैंने खुद को आईने में देखा और सोचा, क्या मैं वही छाया नहीं हूँ जिसे तुम्हारी माँ और बहनों ने तोड़ना चाहा था? मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैं भी अब वो ध्रुव नहीं हूँ जो उनकी कैद में था। अब हम आजाद हैं। छाया हंसने लगी और मैंने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान को धन्यवाद कर रहा था। जुल्म का बदला हमेशा इंतकाम नहीं होता, बल्कि अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना सबसे बेहतरीन बदला होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।